ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से इस्तकबाल है मुस्लिम कौम की आवाज को बुलंद करने वाले टीवी शो हिंदुस्तान हमारा में। अब बारी है मकाम पेश करने की। आज के मकाम में हम आगे बढ़ा रहे हैं मुल्क के पहले मुस्लिम कैबिनेट सेक्रेटरी जनाब जफर सैफुल्लाह की कही अनकही दास्तां को, जिसकी रवानी से हम कल भी रूबरू हुए थे। तो पेश है आज का मकाम। कल के मकाम में आपने देखा कि किस तरह से अपनी लगन और मेहनत के बलबूते जफर सैफुल्लाह साहब ने अपनी जिंदगी में एक मकाम हासिल किया। आइए उनकी जिंदगी के उसी सफर को आगे बढ़ाते हैं। जफर साहब कॉलेज के दिनों से ही फिल्मों के दीवाने रहे हैं। इनके पसंदीदा एक्टर्स में महबूब साहब, दिलीप कुमार, जॉनी वॉकर रहे, जिनसे बाद में इनकी दोस्ती भी हो गई। मुंबई में 6 थिएटर्स जिसमें अंग्रेजी फिल्में बताई जाती थी, तो हफ्ते में कुछ 4 या 5 फिल्म हम देखते थे। इतना ज़बरदस्त शौक़ था। तो उस ज़माने में बहुत ही शानदार लोग थे जिन्होंने बहुत शोहरत हासिल की थी और बहुत लायक लोग थे। मसलन महबूब साहब तो थे, AR करदार साहब थे, शांताराम साहब थे, फिर ये कौल साहब थे जिन्होंने बावरे नैन बनाया। तो डायरेक्टर्स में तो ये बहुत सारे नामी लोग थे। नौशाद हमारे दोस्त थे, वो बड़े मायने में म्यूज़िक डायरेक्टर थे। और जॉनी वॉकर को आप उनका तो नाम आपको याद होगा, वो हमारे दोस्तों में थे। तो ऐसे ताल्लुकात थे। दिलीप कुमार के साथ भी मेरे अच्छे ताल्लुकात रहे हैं और हम उनकी कारदारी भी बहुत पसंद करते थे। दोस्तों का जिक्र आने पर अपने करीबी दोस्तों की शक्ल में वो नौशाद साहब को पाते हैं। नौशाद साहब ऐसा है कि वैसे तो जब हम मिलते थे तो फिल्मी संगीत वगैरह की बातचीत हुआ करती थी। वो बहुत कम लोग जानते हैं कि बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छे शायर थे। उर्दू के बहुत अच्छे शायर भी थे। जब मैं कैबिनेट सेक्रेटरी की हैसियत से यहाँ आया तो एक वाक़या मैं बयान करूँ, बेचारे को बहुत ही तकलीफ़ पहुँची क्योंकि उन्होंने बहुत शौक़ से एक घर बनाया था, किराए पे दे दिया था। अब किराएदार हिंदुस्तान लीवर थे, वो हटने के नाम ले नहीं रहे थे। फिर मेरे पास आए थे कि भाई अब आप कुछ कर सकते हैं। इत्तेफाक से उस वक्त के चेयरमैन जो थे वो बहुत शरीफ आदमी थे, बहुत ही इंसाफ पसंद आदमी थे। उनको सारा किस्सा मैंने सुनाया कि और मैंने कहा कि भाई इनकी कुछ मदद करो, आखिर इन्होंने मुल्क की सेवा की है। तो बोले कि आप यकीन जानिए मैं कोशिश करूँगा और इसमें कुछ कर। महीने के अंदर अंदर उन्होंने उनके लोगों को वहाँ से खाली करवा दिया और मकान लौटा दिया। बहुत खुश हुए, बहुत दुआएं दी। वो मुल्क के बदलते माहौल से बेहद गमज़दा हैं। उनका मानना है कि मुल्क में आपसी मोहब्बत अब तारीख की बात बन गई है, जिसको फिर से कायम करना बेहद जरूरी है। इसके लिए उन्होंने बाकायदा एक NGO भी कायम किया है, जिसका मकसद मुल्क में आपसी मोहब्बत को परवान चढ़ाना है। हमने एक इंडिया हार्मनी फाउंडेशन के नाम से एक NGO कायम किया है, जिसमें मेरे साथ बहुत से चाहने वाले लोग हैं, लेकिन हमारे दोस्त हैं, लेकिन हर एक ने कुछ न कुछ अच्छा रुतबा हासिल किया है। हम सब मिले हैं और लगे हुए हैं इसमें कि कई मुख्तलिफ तरीक़ों से ये हारमोनी का माहौल जो लगता है हमको कि मुल्क की फ़िज़ा से बाहर हो गया है या कम हो गया है, उसको वापस लाना चाहिए। इनकी शरीके हयात का ख्याल इनके बारे में बहुत ही खूबसूरत है। मुलाकात बहुत पहले हो गई थी। उस टाइम ये चेयरमैन थे बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट के, बट साथ में हम शादी हुई लेट हम लोगों की, एंड बट 15 साल से वी बीन मैरिड और बहुत अच्छा रहा है। ऐसे नोबल और शरीफ और ईमानदार इंसान के साथ तो हमारी ज़िंदगी ऐसी हो गई है कि नज़रिया सब बदल गया है। इनकी पहली मुलाकात सबसे पहले मुंबई में हुई थी, जिसके बारे में बताते हुए उनकी अहलिया की आंखों में एक चमक आ जाती है। पहली मुलाकात मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि ये चेयरमैन थे, जाहिर है बहुत पर्सनालिटी उस टाइम डायनामिक थी। घबराहट सी हुई देख के, इनकी एक पर्सनालिटी अलग सी ही थी, तो देख के लगा कि ही इज़ वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट। बट उस टाइम इट वाज हम लोग का इतना एक फॉर्मल रिलेशनशिप से मुलाकात हुई और एक इत्तेफाक हुआ कि हमारे फैमिलीज़ ने हमको
लेट दोनों को साथ में मिला दिया और हम लोग शादी की और साथ में रहने लगे। आज जफर साहब के 8 बेटे और 12 पोते हैं, कुछ हिंदुस्तान में तो कुछ अमेरिका में, लेकिन इनकी आपसी मोहब्बत बरकरार है। हम दोनों साथ जब आए तो हमारे मिलके 8 बच्चे हैं और 12 ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, और हमारे तो ज़िंदगी पूरी फुल है जिसमें बच्चों के साथ ही टाइम गुजर जाता है, कभी कोई आता है, कभी कोई ग्रैंड चाइल्ड आता है, कोई बच्चा के पास हम जाते हैं। सो आई थिंक दिस पीरियड ऑफ आवर लाइफ बहुत ही अच्छा जा रहा है। यूँ तो हर इंसान में कुछ न कुछ कमी होती है, लेकिन इनकी शरीके हयात का मानना है कि इनमें कोई भी कमी नहीं। हाँ, कभी कभी इनका ज्यादा खाना उनको बुरा लगता है, लेकिन इतना भी नहीं कि वो जफर साहब से नाराज ही हो जाएं। एक्चुअली सब लोग मुझे ये कहते हैं कि तुमने ऐसा चश्मा पहना है कि तुमको कोई खराब बात दिखती नहीं है। so, एक्चुअली खूबियाँ बहुत ज़्यादा हैं इनमें। इनको खाने का बहुत शौक है, अच्छे अच्छे खाने, नॉट ओनली के अपने मुगलाई फूड, बट किसी भी टाइप का खाना, किसी भी दुनिया किसी भी कंट्री का। और हमेशा कहेंगे भाई खाना तो 2 ही किस्म का होता है, अच्छा और बहुत अच्छा। सो उसमें क्या है, कभी ओवर ईट कर लेते हैं, तो उनको हम थोड़ा सा ये कहते हैं कि प्लीज़ अपना हेल्थ को देखो। सो यही एक खराब बात। बिरयानी भी तरह तरह की होती है, इनको वो भी मालूम है कि लखनऊई में क्या है, हैदराबादी में क्या, बेंगलोर की बिरयानी बिल्कुल अलग होती है, बोराज की अलग होती है। तो उसमें भी लोगों को हैरानी होती है, इतनी बिरयानियाँ, बिकॉज आम इंडिया को लगता है एक ही बिरयानी होती है, बट एक्चुअली सब अलग होती हैं। यूँ तो हर हफ्ते कोई न कोई फिल्म रिलीज होती है, लेकिन हालिया दिनों की फिल्में इन्हें मुतासिर नहीं कर पाती। इन लोगों ने आखिरी बार विद्या बालन की डर्टी पिक्चर देखी थी। कहानी देखी, आजकल हमारी बहुत फेवरेट है वो विद्या बालन, उसकी हमने डर्टी पिक्चर भी देखी। ये बोलना चाहिए बट देखी हमने। जफर साहब और उनकी अहलिया को सैरो तफरी का बहुत शौक है और मुल्क में सबसे पसंदीदा जगहों में कश्मीर और बेंगलोर को गिनते हैं। फेवरेट हम लोग कश्मीर जाते हैं तो लगता है जैसे वाकई जन्नत है। बेंगलोर जाके जैसे ही एयरपोर्ट से हम लोग निकलते हैं, एक तो वहाँ का मौसम, इट इज़ सो नाइस, गर्मियों में भी उतना ही अच्छा है जितना सर्दियों में है। तो जब हम ड्राइव करते हैं तो ये हमेशा करते हैं हाँ ऐसे करके कि बस मैं जन्नत में आ गया हूँ। ना तो जफर साहब को और ना ही इनकी शरीके हयात को उर्दू जुबान आती है। हम लोगों को ज़्यादा इंग्लिश एजुकेशन मिली, तो और मेरा तो हायर एजुकेशन भी बाहर हुआ, तो इसलिए थोड़ा सा हमको उर्दू में बोलना में मुश्किल होती है। बट आई थिंक इट्स अ वेरी ग्रेट लैंग्वेज, आम ज़बान है हिंदुस्तान की। जितना हम लोग अब कर रहे हैं फाउंडेशन के थ्रू कि ये ज़बान हमेशा ज़िंदा रहे, और आम हिंदुस्तानियों के दिल में तो अभी भी है। उर्दू की पसमानदगी की वजह वो लोगों की सोच को मानते हैं। एक बहुत ही गलत चीज़ हुई है, वो ये हुई है कि उर्दू मुसलमान की ज़बान मानी गई है। ये मुसलमान की ज़बान नहीं है, इंडियन ज़बान है। आप पंजाब में देखिए, अभी भी अपना कारोबार और अपनी गुफ्तगू, ज़ाती गुफ्तगू उर्दू में ही करते हैं। देवीलाल साहब जो थे, उनकी तकरीरें उर्दू में लिखी जाती थी। पंजाब से लेके बिहार तक सारा पूरा ये उर्दू का माहौल था वहाँ। अगर वो रिवाइव होती है तो इसमें मुल्क को फ़ायदा ही है। उनका मानना है कि जब तक नौजवानों को रोजगार के बेहतर मौके नहीं मिलेंगे, तब तक वो सही रास्ते पर नहीं आ पाएंगे। 2-3 चीज़ें हैं। एक तो रोज़गारी, दूसरी ये है कि उनके इमोशंस पे और उनके सेंटिमेंट्स पे और वो काबू कब आएगा, जबकि उनको माहौल पर एतबार होगा। मुल्क और मुस्लिम कौम से जफर साहब कुछ कहना चाहते हैं। क्या है, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। मुल्क को अपनी पूरी लॉयल्टी देना, 100%। सबसे बड़ी चीज़ यही है कि हमको मुल्क के वफादार बाशिंदे बन के रहना है। अगर हमको हमारी जान भी उसके ऊपर निछार करनी पड़े तो उसके लिए हम तैयार हों। जनाब
जफर सैफुल्लाह की जिंदगी की सुनी अनसुनी दास्तां से रूबरू होने के बाद अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक से वापस लौटने के तुरंत बाद हम पेश करने वाले हैं आपका पसंदीदा सेगमेंट किरदार। वक्त की धड़कनों को यूं ही संभाल कर रखिएगा, हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। आज का जो दर्शक है वो एक फास्ट और एक थ्रिलिंग पिक्चर देखना चाहता है, तो वहां पे फिल्म मात खा जाती है।